गाइस व्हाट्स अप, रैंकर्स कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है और सिंगल कॉलम कैश बुक की बजाय हम डबल कॉलम कैश बुक क्यों प्रिपेयर करते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या है और इनका एडजस्टमेंट कैश बुक में कैसे किया जाएगा वो भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट गिवन है तो उसका कैश बुक में कैसे एडजस्टमेंट करना है वो भी हम इसी वीडियो में सीखेंगे। और लास्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी हम देखेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। टू कॉलम कैश बुक इज अ कैश बुक विद टू कॉलम ईच साइड। टू कॉलम कैश बुक को हम डबल कॉलम कैश बुक भी बोल सकते हैं। तो टू कॉलम कैश बुक एक कैश बुक ही है, जैसे कि हमने पहले स्टडी किया था सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सेम टू कॉलम कैश बुक भी वैसे ही होगा, लेकिन टू कॉलम ईच साइड, लेकिन इसके दोनों साइड जो है एक दो दो कॉलम होंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने दोनों साइड सिर्फ कैश का कॉलम देखा था, तो डबल कॉलम या टू कॉलम कैश बुक में दोनों साइड दो कॉलम होंगे। एक बैंक का कॉलम होगा और दूसरा कैश का कॉलम होगा। वन कॉलम टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन एंड द अदर कॉलम टू रिकॉर्ड द बैंक ट्रांजेक्शन। तो चलिए इसका प्रोफॉर्मा देख लेते हैं फटाफट। तो कैश बुक विद डबल कॉलम, जिसमें कि दो कॉलम होंगे ईच साइड। तो ये भी टी फॉर्म में ही बनाया जाएगा, जैसे कि हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाते थे। तो यहाँ पर फर्स्टली हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, LF, यहाँ पर कैश का कॉलम होगा और ये बैंक का कॉलम होगा, ठीक है। एंड रुपीज़ का साइन भी देना है, साथ में करेंसी का साइन देना ज़रूरी है। डेट, पर्टिकुलर एंड LF, यहाँ पर कैश एंड बैंक। तो आपने देखा कि डबल कॉलम कैश बुक में एक कैश का कॉलम आ रहा है और दूसरा बैंक का कॉलम आएगा। दोनों साइड कैश और बैंक का ही कॉलम आएगा, इसलिए इसको हम डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कैश बुक में दो कॉलम बनाने की ज़रूरत क्या है, मतलब कैश के साथ बैंक का कॉलम क्यों बनाया गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि कैश की जगह हम बैंक का रिप्लेसमेंट कर देते हैं। अब कैसे करते हैं, जैसे कि मान लो आप मॉल में गए और वहाँ पर आपने कुछ परचेजिंग की और जब आपने पेमेंट की तो कैश की बजाय आपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करवा दिया। मतलब कि आपने कैश में पेमेंट नहीं किया बल्कि बैंक के थ्रू पेमेंट आप कर रहे हो उस टाइम। तो क्या हुआ, कैश की जगह बैंक रिप्लेस हो गया, ठीक है। बैंक भी वही काम कर रहा है जो कि कैश के थ्रू होना था, ठीक है। या फिर आप मेडिकल स्टोर में जा रहे हो, वहाँ पर आपने मेडिसिन खरीदी और पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो, तो उस टाइम भी पेमेंट जो भी आपने किया वो बैंक के थ्रू किया, कैश आपने नहीं दिया बल्कि पेटीएम के थ्रू बैंक से पैसा यूज़ किया, बैंक के थ्रू आपने पैसा दिया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि कैश का रिप्लेसमेंट बैंक से हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि हम जो बैंक है, यानी कि जैसे चेक है या अदर कार्ड्स जैसे डेबिट क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनका हम यूज़ करते हैं कैश की तरह ही, ठीक है। तो इसलिए जब कैश बुक में दोनों को दिखा रहे हैं तो इट मीन्स कि दोनों का सेम काम ही है, इसलिए हम कैश बुक में कैश और बैंक कॉलम दोनों को ही बना रहे हैं, इसलिए ये डबल कॉलम कैश बुक बन रही है। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या होती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा एंट्रीज, तो कॉन्ट्रा एंट्रीज मीन्स कि जिसमें आपका कैश और बैंक दोनों कॉलम इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें कि दोनों ही कॉलम इफेक्ट होंगे, कैश भी और बैंक भी। एक ट्रांजैक्शन कैश का होगा, दूसरा ट्रांजैक्शन बैंक का होगा। यानी कि अगर एक साइड कैश में
अमाउंट आ रही है तो दूसरी साइड बैंक में अमाउंट आएगी, अगर इधर बैंक में अमाउंट आ रही है तो दूसरी साइड कैश में अमाउंट दिखाई जाएगी। तो इस तरह से जो ट्रांजैक्शन दोनों को, कैश को भी और बैंक को भी अफेक्ट करता है, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अब कॉन्ट्रा एंट्री देखो कब कब बन सकती है, जब नया बैंक अकाउंट कोई खोला जा रहा है, ठीक है। यानी कि आपने कैश था आपके पास, कैश पड़ा था आपके पास और उसको आपने बैंक में जमा करवा दिया, आपने कोई बैंक अकाउंट खुलवा लिया, ओपन करवा लिया। तो अब क्या हुआ, कैश भी अफेक्ट हो गया और बैंक का कॉलम भी अफेक्ट हो गया। कैश चला गया तो यहाँ आ जाएगा और बैंक में पैसा जमा हो गया तो इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मान लो कैश डिपॉजिट करवाया गया बैंक में, ये तो ओपन किया, उस टाइम भी ऐसे होगा। अगर मान लो कैश डिपॉजिट और खोल तो दिया था बैंक अकाउंट पहले, अब और पैसा उसमें डलवा दिया तो सेम वैसे ही हुआ, कैश चला गया आपके पास से और बैंक में जमा हो गया। इसी तरह से इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप बैंक से पैसा निकलवा रहे हो ऑफिस यूज़ के लिए, तो क्या हुआ, बैंक से पैसा कम हो जाएगा और कैश आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से कॉन्ट्रा एंट्रीज बन जाती हैं। और अगर बैलेंस गिवन होगा तो हमें पता है, जैसे हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में किया था, इधर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, इधर अमाउंट कैश की इधर आ जाएगी और बैंक की भी इधर आ जाएगी अगर डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो फिर हमें इस साइड लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस कैरी डाउन और बैंक के कॉलम में अमाउंट को दिखाना पड़ेगा। अब हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में सीखा था कि कैश का हमेशा पॉजिटिव बैलेंस होता है, ठीक है, लेकिन बैंक के केस में ऐसा नहीं है। बैंक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। डेबिट बैलेंस कब होगा, जब बैंक में आपका पैसा पड़ा है, मतलब कि आपने जितना खर्चा किया उससे ज़्यादा बैंक में आपका पैसा डिपॉजिट है। जैसे कि मान लो 10,000 रुपीज़ बैंक में पड़े हैं और आपने 5,000 खर्च कर दिए तो 5,000 अभी आपका बैलेंस पड़ा है, तो डेबिट बैलेंस है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि 10,000 बैंक में पड़े हैं और आपने 15,000 रुपये खर्च कर लिए तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आपने यूज़ कर लिए, ये माइनस में चला गया, मतलब कि आपका उधार हो गया बैंक के ऊपर। अब उधार कैसे हो गया, क्योंकि बैंक कई बार फर्म को ये फैसिलिटी देता है कि वो अपने डिपॉजिट बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट यूज़ कर सकता है। करंट अकाउंट के ऊपर ये फैसिलिटी फर्म को दे देता है कि वो जितना उसका बैलेंस पड़ा है उससे ज़्यादा वो एक लिमिट तक पैसा यूज़ कर सकता है। अब ये लिमिट अलग अलग हो सकती है अलग अलग फर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि 15,000 उसने यूज़ कर लिया, तो 5,000 जो उसने एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया, क्योंकि 10,000 रुपये उसके पास थे, 15 उसने यूज़ कर लिया, तो ये 5,000 रुपये जब एक्स्ट्रा यूज़ किए तो एक तरह से वो देनदार हो गया, उसको देने पड़ेंगे ये पैसे बैंक को, ठीक है। तो अब ये बैंक बैलेंस नहीं रहा, कैश एट बैंक नहीं रहा, बल्कि ये बैंक ओवर ड्राफ्ट बन गया, ठीक है। बैंक ओवर ड्राफ्ट मीन्स कि ज़्यादा पैसा यूज़ कर लिया फर्म ने बैंक से, मतलब उसके बैलेंस में जितना पैसा था बैंक में उससे ज़्यादा पैसा जब उसने यूज़ कर लिया, तो जो जितना ज़्यादा पैसा उसने यूज़ किया वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। और जब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो उस केस में फिर क्रेडिट बैलेंस भी आ जाता है बैंक कॉलम का, ठीक है जी। तो हम बोल सकते हैं कि बैंक कॉलम का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, लेकिन कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। अब हम बात करते हैं बैंक की। बैंक मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग एक एसेट है, ठीक है। बैंक एक एसेट्स है मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग। तो मॉडर्न रूल्स में हमने स्टडी किया था कि अगर एसेट्स इंक्रीज़ होता है तो उसको डेबिट करना है और डिक्रीज़ होता है तो उसको क्रेडिट करना है। और अगर हम ट्रेडिशनल रूल्स की बात करें तो वहाँ पर हमने देखा था कि बैंक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर
जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो और जो गिवर है जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। ठीक है, तो इन दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि डेबिट जब रिसीव होगा उस टाइम होगा, या जब बढ़ेगा इसमें पैसा बैंक में तो ये डेबिट होगा, और अगर पेमेंट की जा रही है तो क्रेडिट होगा। तो सेम आप देखो जैसे कैश के केस में था कि अगर रिसीट्स होती है तो उसको डेबिट साइड में दिखाना है। ठीक है, और अगर पेमेंट होती है बैंक में से अगर पैसा जा रहा है तो उसको हमने क्रेडिट साइड में दिखाना है। और अगर बैंक में पैसा आ रहा है, ठीक है, चाहे वो सेल करके आ रहा हो या अदर किसी भी तरीके से पैसा अगर बैंक में जमा हो रहा है, चेक के थ्रू आ रहा है, तो उसको बैंक में हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। और अगर पैसा जा रहा है, आपने पेमेंट की है किसी भी तरह की, तो उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो अब कैश और बैंक दोनों में ही सेम है, अगर रिसीट्स होती हैं तो डेबिट साइड में दिखानी है, और अगर पेमेंट होती हैं तो क्रेडिट साइड में आपने दिखानी है। अब हम बात करेंगे कैश डिस्काउंट की। अगर डिस्काउंट अलाउड किया जा रहा है या डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो उसकी एंट्री अलग से जर्नल प्रॉपर में पास की जाएगी, जैसे कि हम जर्नल एंट्री में करते थे। जैसे कि मान लो डिस्काउंट अलाउड का केस है तो हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दैट इज पर्सनल अकाउंट, जिसका मान लो एक्स नाम है तो एक्सेस अकाउंट करके हमने एंट्री पास करनी है विद अमाउंट। ठीक है, और अगर मान लो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो एंट्री पास होगी क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट, या मान लो इधर बाई नाम है तो बाईज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, इस तरह से जर्नल प्रॉपर में आपने अलग से एंट्री पास करनी है, लेकिन जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो माइनस करके आपने कैश या बैंक के कॉलम में दिखानी है। तो लेटर ऑन हम क्वेश्चन भी अभी डिस्कस करेंगे इससे लेटर, तो वहाँ ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। एक और भी केस हो सकता है कि चेक तो रिसीव हो गया कस्टमर से लेकिन उसको बैंक में जमा नहीं करवाया गया सेम डे पर। ठीक है, चेक मिला आपको लेकिन सेम डे पर वो डिपॉजिट नहीं करवाया गया, तो क्या करना है उस टाइम? तो उस टाइम आपने एंट्री अलग से पास कर देनी है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दैट इज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, और बैंक में उसकी एंट्री तभी होगी जब वो डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट जब चेक हो जाएगा तो उसी टाइम फिर आपने कैश बुक में उसकी रिकॉर्डिंग करनी है बैंक कॉलम में। ठीक है, अगर सिर्फ आपको चेक मिल रहा है लेकिन उसी सेम डे वो डिपॉजिट नहीं हो रहा है तो उसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, अलग से जर्नल प्रॉपर में उसकी एंट्री पास कर दीजिए। लेकिन अदर डे जब वो डिपॉजिट होगा तो उसी टाइम बैंक कॉलम में वो दिखाया जाएगा, मतलब प्लस कर दिया जाएगा। ठीक है, एक और केस बन जाता है व्हेन चेक इज एंडोस्ड, जब चेक को इंडोर्स कर दिया गया, मतलब कि एक बंदे से आपने ए से चेक लिया और उसको बैंक में जमा नहीं करवाया और बी को दे दिया। मान लो कि फर्स्ट डेट को आपने ए से लिया और सेकंड को वो बी को आपने इंडोर्स कर दिया। तो इस केस में भी जो इंडोर्समेंट का केस है, यहाँ पर भी कैश बुक में या चेक कैश बुक में बैंक कॉलम में कोई भी एंट्री नहीं आएगी इंडोर्समेंट के केस में। इसका रीज़न ये है कि बैंक के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, आपने एक बंदे से कैश चेक लिया और दूसरे बंदे को दे दिया, बैंक में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो इसकी एंट्री भी इंडोर्समेंट की कैश बुक में इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो चलिए फटाफट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है तो सितंबर 1 को कैश इन हैंड 75,000 है, तो हमें लिखना होगा 2070 जो भी ईयर गिवन होगा एंड सितंबर 1 को डेट डाल देंगे एंड टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो भी कैश का बैलेंस होगा वो लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन में 75,000 गिवन है तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंड बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है 35,000। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स नेगेटिव बैलेंस या फिर हम इसको क्रेडिट बैलेंस भी बोल सकते हैं, तो इसको भी यहाँ पर हम
लिखेंगे, डेट साथ के साथ आपने डालते जाना है। बाय बैलेंस ब्राउट डाउन और अमाउंट है 75,000 की, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड बेजेस। सितंबर 2 को बेजेस पेड की जा रही है, तो 2 को बाय बेजेस, यानी कि जब भी पेमेंट होगी तो आपने क्रेडिट साइड में इसको शो करना है। अब यहाँ पर कोई चेक वगैरह नहीं है, तो इट मीन्स कि ये कैश के थ्रू ही पेमेंट हो रहा है, तो इसको हमने कैश कॉलम में दिखा दिया। नेक्स्ट है कैश सेल्स 70,000 एंड अलाउड कैश डिस्काउंट 944। तो सेल हो रही है 75,000 की, तो हमें पता है सेल के थ्रू पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सितंबर 5 टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट का CGST है एंड टू आउटपुट SGST है, ठीक है। अकाउंट भी साथ में लिखना है अपने प्रॉपरली। टू सेल्स, अब देखिए यहाँ पर कैश सेल्स है 70,000 की, लेकिन डिस्काउंट भी अलाउड किया गया 944, तो 944 हम माइनस कर देंगे 70,000 से, तो हमारे पास आ जाएगा। और ये सेल चेक के थ्रू नहीं है, तो इसको लिखेंगे कैश कॉलम में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 69,056, इसमें से 70,000 में से हमने डिस्काउंट को माइनस कर दिया, और जो डिस्काउंट है 944 वो अलग से जर्नल एंट्री पास कर देंगे हम जर्नल फॉलियो में। तो यहाँ पर हम जर्नल वैसे ही बना लेंगे जैसे कि हम बनाते ही थे जर्नल, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा, ये डेट का कॉलम आ जाएगा, ये पर्टिकुलर, ठीक है, ये LF, ये अमाउंट का कॉलम आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने एंट्री पास कर देनी है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट विद ₹944, ठीक है। और यहाँ पर आप इसकी प्रॉपरली नरेशन दे दो, बीइंग द डिस्काउंट अलाउड फॉर इमीडिएट पेमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने सिर्फ, और यहाँ पर डेट भी आप डाल देना जो भी डेट होगी। तो आपने देखा कि डिस्काउंट जो होगा उसका हमने जर्नल प्रॉपर में अलग से एंट्री पास कर दी, और यहाँ पर सिर्फ सेल वो दिखाएंगे जो कि डिस्काउंट माइनस करके आएगी, और CGST SGST 70,000 के ऊपर 6% लगाएंगे तो 4200 आ जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कैश डिपॉजिट हो रही है बैंक में, यानी कि कैश का कॉलम भी इफेक्ट हो रहा है और बैंक का कॉलम भी इफेक्ट हो रहा है। तो अब कैश पैसा यहाँ जमा हो रहा है, तो कैश कॉलम में आ जाएंगे कैश जा रहा है, ठीक है, और बैंक में पैसा आ रहा है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है, और इस साइड लिख देंगे टू कैश, और डेट होगी 10 सितंबर, ठीक है। तो अब देखो कैश तो हमने एंट्री तो हमने ऐसे लिख दी, अब कैश ही लिखा और कैश के सामने थोड़ा भी आएगा, थोड़ा मतलब यहाँ सेंस लगानी पड़ेगी कि पैसा कहाँ जमा हो रहा है। पैसा जमा हो रहा है बैंक में, तो हम बैंक कॉलम में लिखेंगे 40,000। अब पजल मत होना कि सामने टू कैश लिख रहे हैं और बैंक हम लिख रहे हैं। देखो बैंक में पैसा जमा हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? कैश के थ्रू हो रहा है। अब बैंक लिखेंगे, मान लो बैंक का कॉलम है और सामने बैंक लिख देंगे तो ये सेंस नहीं बनेगा। आपने जर्नल एंट्री पास की है, आपको पता है कि बैंक रिसीवर है और कैश जो अब जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन कहाँ पैसा जमा हो रहा है? ये रिसीट साइड है अपनी, ठीक है, डेबिट साइड रिसीट साइड है, तो 40,000 बैंक में आएंगे और कैश जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो इसको हम कैश के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे।
और जो LF का कॉलम है वहाँ पर लिख देंगे C मीन्स कि हमें पता चल जाएगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री पास की गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, गुड्स परचेज्ड एंड पेड बाय चेक 20,000 एंड इसके ऊपर CGST और IGST 6% लगाया गया है। तो अब देखिए परचेज हो रहा है, पेमेंट की जा रही है 15 सितंबर को, तो एंट्री पास होगी बाई परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया एंड बाय इनपुट का GST पोर्शन भी आएगा। ठीक है, इनपुट SGST भी यहाँ पर आ जाएगा, अकाउंट भी लिखना है साथ में। तो अमाउंट गिवन है 20,000। ठीक है, लेकिन रिसीव्ड कैश डिस्काउंट नीचे लिखा हुआ है, कैश डिस्काउंट मिल रहा है 472। तो अब 20,000 में से 472 माइनस करेंगे तो आएगा 19,528। तो वो लिखेंगे यहाँ पर परचेज के सामने। ठीक है, और ये चेक के थ्रू हो रहा है, क्वेश्चन में देखिए चेक लिखा हुआ है, तो अब ये बैंक के थ्रू पेमेंट हो रही है, तो बैंक कॉलम में लिखेंगे 19,528। अगर मान लो चेक से पेमेंट नहीं होता, कैश होता, तो कैश कॉलम में लिखते। ठीक है, तो पेमेंट हो रहा है बैंक के थ्रू, तो यहाँ लिखा, और GST 6% है, तो 20,000 का 6% ये आ गया 1,200 एंड 1,200। और जो डिस्काउंट रिसीव हुआ उसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में कर दीजिए, सितंबर 15 एंड एंट्री होगी परचेज़ के टाइम डिस्काउंट मिल रहा है, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव है, इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग इसको करेंगे क्रेडिट एंड 472 एंड 472 यहाँ दिखाया जाएगा। और इसको 472 को हमने यहाँ पर 20,000 में से माइनस करके यहाँ भी इसका इफेक्ट आ गया, लेकिन डिस्काउंट को दिखाना जर्नल प्रॉपर में है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखिए, सितंबर 20 को पेड रेंट 5,000 रुपीज़, तो रेंट पे किया जा रहा है, तो ये चेक वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो इट मीन्स ये कैश पेमेंट है 5,000 की, तो वो लिखेंगे। ठीक है, एंड ये भी इसके ऊपर भी GST दिया हुआ है, तो यहाँ पर GST हम लिख देंगे। ठीक है, कितना परसेंट, 6% है, तो 300 ईच आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए बैंक से पैसा निकलवाया गया 4,000 रुपये, तो इसको ड्राइंग लिखेंगे, बाय ड्राइंग अकाउंट, और क्योंकि चेक के थ्रू निकलवा रहा है, बैंक से निकलवा रहा है, तो 4,000 रुपये बैंक से लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो और इसकी डेट है 25। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, सैलरी पेड, सैलरी पे की जा रही है, तो ये कैश के थ्रू है, कुछ भी अगर क्लियर नहीं है कि चेक वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो इट मीन्स कि वो कैश पेमेंट ही है, 10,000 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोनों साइड के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि टोटल जो कैश का है वो आ रहा है 1,52,556, और इस साइड भी सेम ही आएगा, और इस साइड का टोटल करके हमें बैलेंसिंग मिल जाएगा इसका 94,856। ठीक है, तो इसका कैश कॉलम का आ गया डेबिट बैलेंस, जिसको कि हम पॉजिटिव बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और जब आप बैंक कॉलम का पूरा टोटल करोगे तो क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा हो जाएगा, और ये बैलेंस आएगा 60,928, और इस साइड का बैलेंस सिर्फ आप देख रहे हो कि 40,000 है, जो कि 60,000 से कम है। तो यहाँ पर फिर बैलेंस आ गया क्रेडिट साइड का 20,928, और नीचे आ जाएगा 60,928, क्योंकि दोनों साइड इक्वल करनी होती हैं। ठीक है,
तो अब हमें पता चला कि जो कैश का बैलेंस आ रहा है वो तो डेबिट है, तो लिखेंगे बाई बैलेंस कैरीड ऑन, ठीक है। लास्ट डेट जब भी आप कर रहे हो वो वाली डेट यहाँ पर आपने शो करनी है। और हमने देखा कि बैंक का इधर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है सितंबर 30 को, तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से बैंक और कैश बुक दोनों के कॉलम इकट्ठे कैश बुक में प्रिपेयर किए जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब